नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। हम बात करेंगे कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। बात करेंगे सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज की। कोरोना संकट में देश की इकोनॉमी में नई जान फूंकने और डिमांड बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने देश में डिमांड बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख कदमों का प्रस्ताव किया है। दरअसल इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की एलटीसी से लेकर एडवांस स्कीम तक शामिल है। इस कैश वाउचर का केंद्रीय कर्मचारी कोई भी सामान खरीदने या फिर सर्विस के लिए कर सकता है। दरअसल अब सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार द्वारा लगातार हो रही घोषणाएं धरातल पर दिख रही है क्या? वो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जो दिया गया था वो आखिर कहां है, किस रूप में दिख रहा है? बात होगी फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए गए तोहफों की। बात करेंगे क्या ऐसी योजनाओं से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी? क्या सरकार द्वारा अब तक जो कदम उठाए गए हैं उससे अर्थव्यवस्था के मजबूत होने पर क्या कोई असर पड़ा है? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचेगी? क्या त्योहारी सीजन में सरकार द्वारा दिया गया राहत पैकेज बूस्टर साबित होगा? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिवाली दशहरे से पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महामारी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए 2 बड़े प्रस्ताव पेश किए हैं। पहला एलटीसी कैश वाउचर स्कीम और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम है। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपए फेस्टिवल एडवांस देगी। साथ ही कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराए का भुगतान नगद में भी दिया जाएगा। We would like to incentivize them to contribute to the revival of the demand for the benefit of the less fortunate. When they take the leave travel, they also get 10 days of leave encashment for that. Whereas the LTC, which is the travel fare, is tax exempt. Where the taxation was levied on 10 days of their leave concession, that will still be levied. But on the airfare travel, it will not be levied. सरकार ने इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कुल 4 कदम उठाए हैं। पहला, सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर्स। दूसरा, कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना। तीसरा, राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज। और चौथा, बजट में तय पूंजीगत व्ययों के अलावा केंद्र द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर 25,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना। वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इन सारे कदमों से अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 तक करीब 73,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनॉमी में कुल मांग 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर होता है। इसका न सिर्फ मौजूदा जीडीपी बल्कि आगे की जीडीपी पर भी असर पड़ता है। 50 साल का ब्याज रहित लोन राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। इसके 3 हिस्से होंगे। 2,500 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल को दिया जाएगा। इसके बाद 7,500 करोड़ रुपए अन्य राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक दिया जाएगा। तीसरा 2,000 करोड़ रुपए का हिस्सा उन राज्यों को मिलेगा जो कि आत्मनिर्भर के तहत ऐलान 4 में से कम 3 सुधार लागू करेंगे। ये पूरा लोन 31 मार्च 2021 से पहले दिया जाएगा। ये राज्यों को पहले से मिल रहे लोन के अतिरिक्त होगा। वही वित्त मंत्री ने बताया है कि इस साल बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के अलावा सरकार अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए देगी। ये खासकर सड़क, डिफेंस संबंधित बुनियादी ढांचा, जलापूर्ति, शहरी विकास, डिफेंस के देश में बने कैपिटल इक्विपमेंट के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल लोकतंत्र में आज बात होगी अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए तमाम तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, उसको दिया गया ताकि एमएसएमई सेक्टर में बूस्ट लाया जा सके। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक कदम निर्मला सीतारमण के जरिए उठाए जा रहे हैं। कैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी,
क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कोरोना काल एक तरफ चल रहा है, एक तरफ जिस तरह से लॉकडाउन हुआ देश में, उसके बाद से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, पूरी तरह से अब देश को खोल दिया गया है, सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद इसके अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी, इसके लिए सरकार पुरजोर कोशिशें कर रही है। कोशिशें इस बात की भी की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, ताकि जो लोगों की नौकरियां गई है वो वापस नौकरी पर लौट सके, जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं उनके एक बार फिर से कारोबार सही हो सके। यानी कि जाहिर तौर पे कोशिश यही की जा रही है कि दिनचर्या यानी कि जो आम जनजीवन है एक बार फिर से पटरी पर लौटे, ताकि लोगों को राहत मिले। आज इस पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक राजाराम जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। इस बीच हमारे साथ मुकेश मोहन गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ट्रेड एक्सपर्ट है। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत अभिषेक राजाराम जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है, लेकिन क्या आर्थिक पैकेज देने से क्या अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी? कोई फायदा होगा अर्थव्यवस्था का? देखिए, इसको आर्थिक पैकेज ना बोलिए प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये कंज्यूमर स्पेंडिंग पैकेज है और एक लोन पैकेज है। सरकार का काम है सरकार चलाना और देश के लिए कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, इस तरह की चीजें देना। लेकिन ये सरकार नहीं लोन का डीएस से चलाते हैं, क्योंकि जब एमएसएमई ने इनसे पैसा मांगा 5.5 लाख करोड़ एमएसएमई को इनसे लेने थे, तो उन्होंने कहा हम 3 लाख करोड़ का लोन का पैकेज आपको दे रहे हैं। जीएसटी कंपनसेशन से स्टेट्स का नहीं दे रहे, उन्होंने कहा साहब जीएसटी स्टेट कंपनसेशन हम नहीं दे सकते, आप आरबीआई से जाके लोन ले लीजिए। 3 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इसी चीज पर चर्चा चल रही है, 27 अगस्त की, 5 अक्टूबर की और 12 अक्टूबर की। और ये जो पैकेज है ये लोन पैकेज है, और इसमें इन्होंने स्टेट का खर्चा भी जोड़ दिया। इन्होंने कहा कंज्यूमर स्पेंडिंग। अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़े वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री अपनी स्टेटमेंट में कह रही थी, इंडिकेशंस आर दैट सेविंग ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है एम्प्लॉयज हैव इंक्रीज and we want to incentivize such people to boost demand for the benefit of less fortunate। यानी कि उनके पास पैसा बढ़ गया। अब जब पैसा बढ़ गया तो उनसे कह रहे हैं जब आपने पैसा जोड़ लिया तो आप पैसा खर्च कीजिए, खर्च करके हम आपको इंसेंटिव देंगे। ये किस तरह का इंसेंटिव है? और आपने क्या कहा, स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्पेंडिंग स्कीम, कि आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। लोन चूंकि 1 साल से ऊपर का होता है तो लोन होता है, 1 साल से कम का होता है तो एडवांस होता है। तो एक 10,000 एडवांस मिलेगा आपको रुपए कार्ड के थ्रू, आपको खर्च करना होगा। ये किस तरह का है कि आपको इंटरेस्ट फ्री एडवांस दे रहे हैं, आप खर्च कर लीजिए। जो स्टेट्स को बोला, अच्छा प्लस अपना 4,000 करोड़ रुपए जोड़ा, 4,000 करोड़ रुपए इन्होंने स्टेट्स का भी जोड़ दिया। जो ये 19,000 करोड़ का एलटीसी का पैकेज है, 19,000 करोड़ रुपए का पैकेज एलटीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और उसमें से भी 5,675 करोड़ रुपए सिर्फ इतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का, बाकी सारा पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा है। और इसमें 4,000 करोड़ रुपए उन्होंने स्टेट्स का भी जोड़ दिया। जो 12,000 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस है, वो असिस्टेंस नहीं है, ये 50 साल का लोन है। 50 साल बाद आपको वापस करना है। तो किसी को 10 महीने का लोन दे दिया, किसी को 3 साल, एमएसएमई को 3 साल का लोन दे दिया। नहीं, आपको ये इफेक्टिव नजर आ रहे हैं कदम या नहीं? ये किसी काम के नहीं है। कोई आप मुझे उधार देंगे तो मैं जाके खर्चा कर दूंगा, ये किस तरह का पैकेज है? आप मुझे उधार दीजिए, ठीक है, ये किसी काम का आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मुकेश मोहन गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभिषेक राजाराम जी को तो ये कोई फायदे का सौदा नजर नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि ये कोई फायदे का नहीं है। हालांकि इससे पहले आर्थिक पैकेज का भी ऐलान कर चुकी है सरकार, अब राहत पैकेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई है। क्या लगता है वाकई आपको कि एमएसएमई सेक्टर में बूस्ट आएगा इस राहत पैकेज के बाद? जी देखिए, एमएसएमई सेक्टर की जो समस्या है अब ये है कि एक बड़ी समस्या थी और एक बड़ी डिमांड थी कि भाई डिमांड नहीं है अभी जो चीजों की है। तो एमएसएमई सेक्टर की ये भी डिमांड थी कि भाई ठीक है, जैसे राजाराम ने कहा कि भाई लोन तो दे दिया, लेकिन लोन लेके हम सामान बना लेंगे, जब तक खरीदने के लिए नहीं आएगी उसको तब तक कोई बना के हम रखेंगे, क्या करेंगे उसका। अभी जो सरकार ने कहा है कि भाई चलिए हम डिमांड भी क्रिएट कर देते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सरकार है, अगर हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि एक दिन हमें सब सब्सिडी दे दे, सारे हमारे इंटरेस्ट माफ कर दें, हमारे लोन माफ कर दें, ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है
वो बैंकिंग सेक्टर भी एक इंडस्ट्री है। कल को अगर सरकार ने ये शुरू कर दिया कि चलिए आपके लोन माफ कर देते हैं, ब्याज माफ कर देते हैं, तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जो एक रीढ़ की हड्डी है समझ लीजिए किसी भी इकोनॉमी के लिए, अगर वो ही कोलैप्स हो जाएगा तो बाकी बचेगा क्या। अब ये जो पैकेज दिया है, देखिए जो एलटीसी है, अगर कैश दे रहे हैं उसके साथ में आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपकी खर्चा नहीं करिए, हम आपको जो किराया लगता है, तो ये दो तरह से मैं समझता हूँ फायदा करेगा इंडियन इकोनॉमी में। एक तो ये है कि जो अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोगों को खर्च करने की इच्छा तो थी, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था, बच्चों की तरफ से प्रेशर था, लेकिन वो जो फेस्टिव सीजन में अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। अभी कम से कम सरकार ने ये किया है कि जो पैसा है वो लोगों के हाथ में दिया है। उन्होंने कहा है कि भैया देखिए ये पैसा आप दे रहे हैं, आप खर्च कीजिए, और उसकी खर्च करने की आखिरी डेट भी निश्चित कर दी है। उन्होंने कहा आप इसको 31 मार्च 2021 तक खर्च कर दीजिए। जब ये पैसा खर्च होगा और जब पैसा आएगा तो ये खर्च भी होगा, एलटीसी का पैसा आएगा। कितनी बड़ी छूट है कि आपको दे दिया पैसा कि आप कोई बात नहीं, जो फेयर का पैसा है आप उसको भी खर्च कीजिए। इससे दो तरह का फायदा होगा, एक तो सरकार को भी होगा कि इससे और कितने तरह का फायदा होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी किया है डॉक्टर रवि सिंह, क्योंकि कितना इत्तेफाक रखते हैं आप मुकेश मोहन गुप्ता जी की बातों से, क्या वाकई आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये तो बहुत जरूरी है कि लोगों के पास पैसा हो, मार्केट में डिमांड बढ़े, लेकिन डिमांड को बढ़ाने के लिए और मार्केट में पैसे के फ्लो के लिए जो सरकार की रणनीति है उसे आप कितना फायदेमंद देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि इससे फायदा होगा अर्थव्यवस्था में? चीज का तो क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और पूरी तरह से लोग अब स्पेंडिंग करें। और जो एक्सपेक्टेशन एक एसएमई इंडस्ट्री की है या फिर एक ऑटो सेक्टर की है, आईटी सेक्टर की है, फार्मा सेक्टर की है, कि फेस्टिवल सीजन में उनकी सेल्स ज्यादा होंगी और उसका फायदा इकोनॉमी को मिलेगा, तो इसी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको एक तरीके से पैसे को कोशिश की गई है कि आप एक्सपेंडिचर करें। ट्रेवल एजेंसी को भी, खासतौर से ट्रेवल सेक्टर को भी यहाँ पर सपोर्ट मिले। तो एक तरीके से आप इसको आर्थिक पैकेज की जगह आप इसको अगर स्पेंडिंग पैकेज कहें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और सरकार एक तरीके से एक इंटेंशन देना चाहती है कि अब कोशिश है लोगों की कि लोग खर्च करें, एक्सपेंस करें, लोग बाहर निकलें। और मुझे लगता है कि ये एक पहला स्टेप है और काफी अच्छा स्टेप है। हालांकि इससे पहले सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए जरूर इकोनॉमी में पंप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 7 दिन तक चला। हिंदी अंग्रेजी सुन के सभी मीडिया चैनल ने उसको एक्सप्लेन किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब सरकार को ये समझ में आ गया कि हमें 10 दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय उन सरकारी लोगों को जो कंजर्वेटिव हैं, जिन्हें आप लोन, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप एडवांस लोन ले सकते हैं, यानी कि फेस्टिवल सीजन यहाँ पर किसी तरीके से अच्छा निकले। फेस्टिवल सीजन से जो एक्सपेक्टेशन है एक इंडस्ट्री की है, वो इंडस्ट्री यहाँ पर आगे रन कर सके। तो ये एक मोमेंटम है यहाँ पर नेहा जी, और उस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए सरकार ने अभी फिलहाल तो जो लिया है वो काफी है। ठीक है प्रदीप गुप्ता जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब मार्केट में सर पैसा आएगा तो जाहिर तौर पे डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कारोबारियों का भी फायदा होगा। क्या वाकई आपको लगता है कि अब एक बेहतर ट्रैक पे आते हुए अर्थव्यवस्था दिखाई देगी? देखिए नेहा जी, सरकार की कोशिश तो कर रही है सरकार, लेकिन जितनी कोशिश कर रही है वो नाकाफी है। आज व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं आप देखोगे कि व्यापारी पे कितना लोड है। आज एमएसएमई में जिस तरीके से डिमांड की सरकार ने पहले पैकेज दिया 20 लाख करोड़ का, पर धरातल पे वो नजर नहीं आया। 20 करोड़ का पैकेज भी ऐसा लगा जो सफुका था वो सरकार का, तो व्यापारी की जेब में पैसा नहीं जा पा रहा। आज जो छोटे व्यापारी है और फिर हमारे जो 60% असंगठित क्षेत्र है, यहाँ पर पैसे की बहुत आवश्यकता है, वहां पर पैसा नहीं पहुंच पा रहा और काफी इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है आज के टाइम में, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है पर कोशिश में दिखावा ज्यादा है। मतलब धरातल में जो पैसा आना चाहिए, जितनी गति से पैसा आना चाहिए, सरकार को खजाना खोलना चाहिए एमएसएमई में जान डालने के लिए, क्योंकि एमएसएमई में एक सहारा एक सरकार से एक उम्मीद करते हैं आज के टाइम में। जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमने पहले भी कहा था, सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि वो किस तरीके से उनको बूस्टर डोज दी जाए। जो इंडस्ट्री जो कमजोर हो रही है, देखिए कहीं कहीं पर कुछ क्षेत्र सही है, जैसे मेडिकल का क्षेत्र सही है, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, या राशनिंग की इंडस्ट्री सही है, राशनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर इंडस्ट्री खराब हो रही है, कपड़े का व्यापार खराब हो रहा है, या और जो हमारी जो ऐसी चीज आवश्यकता नहीं है, लग्जरी आइटम वाली इंडस्ट्री, फर्नीचर के जो खत्म हो रहे हैं, जब बहुत सारे सरकार की पॉलिसियां ऐसी रही है कि और भी काम करने वाले आदमी है, जिम वाले हुए चाहे स्कूल वाले हुए, आज सुसाइड करने को तैयार हो रहे हैं। सरकार का ध्यान ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर बहुत, अब सरकार को सबको लेकर चलना है। सरकार को केवल
अगर देश चलाना है तो देश में जहां जहां पे दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए। आज व्यापारी सरकार की ओर देख रहा है, सरकार ढंग से संभाल नहीं पा रही, क्योंकि सरकार को समझ में नहीं पा रहा। सरकार ने लॉकडाउन करा तो बहुत जल्दी लॉकडाउन कर दिया सरकार ने। ठीक है अभिषेक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, जबकि और जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हमारे साथ बैठे हैं इन सभी का मानना है कि आने वाले वक्त में इसका फायदा मिलेगा, बशर्ते इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए। लेकिन ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगता है सर कि इसका फायदा नहीं होगा जो कदम अभी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं? मैं आपका ध्यान, कल 2 रिपोर्ट और आई है, मैं उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बाकी पैनल में जो बैठे उनका भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हाँ। अदर देन दिस 2 रिपोर्ट आई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कल 12 अक्टूबर को आई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI 10.94 11% बढ़ गया है, यानी 11% खाने की सामान की चीजें बढ़ गई हैं। और जो वेजिटेबल्स हैं वो 22.71 23% सिर्फ एक महीने में सब्जी के दाम बढ़ गए। ऐसे में जब आदमी के हाथ में नौकरी नहीं है या उसके पैसे कम हो गए हैं तो वो सबसे पहले सब्जी खरीदेगा, घर का राशन खरीदेगा, दूध खरीदेगा, जिसके दाम 18% ये रिपोर्ट बता रही है, सरकारी रिपोर्ट है, मेरी अपनी तो रिपोर्ट है नहीं, कि वो खरीदेगा या ये बाकी सामान खरीदेगा। दूसरी चीज जो क्विक एस्टिमेट आया, इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये कल की रिपोर्ट है, फिर से मैं इसकी तरफ आकर्षित करूंगा, जो ये कह रही है मैं उन चीजों के दाम बोलूंगा जिनका मैन्युफैक्चरिंग 50% से कम हो गया है। ये है मैन्युफैक्चर ऑफ बेवरेजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल, बियरिंग अपैरल, लेदर रिपोर्टेड, वुड प्रोडक्ट्स, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, रिकॉर्डेड मीडिया, मोटर व्हीकल, अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर, अदर मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि ये खुद सरकार की जो 2 रिपोर्ट कल आई हैं, अगर आप इन 2 रिपोर्ट्स को अगर आप देखें तो ये रिपोर्ट दोनों ये बता रही हैं कि हालात उतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम डबल डिजिट में कॉन्ट्राडिक्ट पहले क्वार्टर में करे हैं तो जो सितंबर क्वार्टर है, हम चाहे जितने दावे कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट इन डबल डिजिट्स। और इस डबल डिजिट से अगर कोई गाड़ी नीचे जा रही है तो उसे वापस पटरी पर लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज हम जो सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं वो हमारे पुराने वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को मिस कर रहे हैं। अगर वो होते तो आज इस दिशा में हमें देश को जरूर कोई अच्छा गाइडेंस देते। इस बीजेपी गवर्नमेंट को इस चीज की सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि उनके पास एक अच्छे अर्थशास्त्री या एक अच्छे सूझबूझ वाले व्यक्ति जैसे मनोहर पारिकर थे गोवा वाले, वो कुछ सोच सकते थे ऐसे टाइम पर, वो लोग यहाँ पर नहीं है। और इसीलिए ये जो ऑप्टिक्स है ना कि 73,000 करोड़ का पैकेज, अगर आप इस पैकेज में ध्यान से जाएं तो इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करने वाली है वो भी अपने पैकेज में जोड़ दिया। ये तो गलत काम है ना। आप सिर्फ अपना पैकेज बोले कि मैं कितना दे रहा हूं। ये ऑप्टिक्स और हेडलाइन मैनेजमेंट से चीजें नहीं चलती। स्टेट पैकेज देंगी नहीं देंगी, उससे अच्छा उधार कोई लेकर खर्च करेगा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? हाँ। ठीक है, मुकेश मोहन गुप्ता जी, जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक राजाराम जी कर रहे थे, इन्होंने बताया कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, कहाँ पर जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ा दिया गया है, किन किन चीज़ों के रेट अभी बढ़ेंगे, जिस रिपोर्ट का जिक्र अभी किया जा रहा था। सर क्या लगता है कि काफ़ी कदम है जो सरकार की तरफ से उठा लिए गए हैं, या फिर सरकार उठा रही है कि अगर राज्यों को बिना ब्याज के अगर लोन दे दिया जाएगा तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, या फिर कैश वाउचर स्कीम ला दिया जाएगा तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, या फिर वो 20 लाख करोड़ रुपए की जो पैकेज की बात की जा रही थी कि उससे जो अर्थव्यवस्था है, सर उसका क्या लाभ आपको लग रहा है कि अभी तक मिला है? देखिए, जैसे रवि जी ने भी कहा था, ये जो स्टेप्स है ना, छोटे छोटे स्टेप जो लेने हैं सरकार को, सरकार ले रही है। मैं 2 डाटा आपको देना चाहूंगा जो ये बिल्कुल प्रूव कर देगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो जल्दी ही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फिर जो पुराने वाले रूप पे थी उस रूप पे आ जाएगी। ये कोई इनकार नहीं कर रहा कि ये समस्या थी, ना मैं मना कर रहा हूं, ना सरकार मना कर रही है, ना फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, कोई ये नहीं कह रहा कि भाई ये समस्या नहीं थी। अप्रैल में हमारा जीएसटी का जो कलेक्शन था वो 32,172 करोड़, यानी जीएसटी अगर एक इतना बढ़िया इंडिकेशन है, वो बताता है हमें कि भाई मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कितना टर्नओवर हो रही है, कितना माल बिक रहा है। जीएसटी सबसे बड़ा इंडिकेशन मैं समझता हूँ है।
अगस्त में ये जो जीएसटी का कलेक्शन था वो हुआ 86,449, 86,449 करोड़। ये सितंबर में हो गया 95,480 करोड़। ये 32,000 करोड़ से लेकर अगर 95,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हो गया, इसका मतलब हमें कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि जो स्थिति खराब थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुधर रही है। और ये जो पैसा मार्केट में अब आएगा, जो सरकार अब दे रही है, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो खर्च होगा जरूर, क्योंकि वो जो बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब ये पैसा खर्च होगा। और ये खर्च भी होगा डिजिटल मोड पे। यानी सरकार ने कहा है कि भाई हम इसका पूरी तरह से देखेंगे भी, ऐसा नहीं कोई अर्जी फर्जी पिल विल दे दे, पूरी तरह से ये डिजिटली पैसा खर्च होना चाहिए। ठीक है, अभिषेक राजाराम जी कुछ कहने सुन लेते हैं, इनका रिएक्शन ले लेते हैं। मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूँ, ये अगस्त सितंबर का जो जीएसटी कलेक्शन है इसलिए भी बढ़ा हुआ दिख रहा है क्योंकि फरवरी से जो डेट बढ़ाई गई थी उनकी ड्यू डेट सितंबर में थी, और जो पुराने साल की 2017 से जनवरी 2020 तक की एमनेस्टी स्कीम थी वो भी 30 सितंबर को खत्म हुई है। इसलिए सितंबर का टैक्स कलेक्शन इसलिए और अगस्त का भी इसलिए ज्यादा दिख रहा है। जी राम जी, देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जो धीरे धीरे जीएसटी का कलेक्शन है, हम बहुत निगेटिव अगर अप्रोच लेकर चलेंगे कि कुछ नहीं कर पा रही है, बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ देखिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है और सरकार अगर बेहतर कदम उठाने का प्रयास कर रही है तो हमें सोच भी सकारात्मक रखनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, कि अर्थव्यवस्था को बेहतर कैसे किया जा सकता है, कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है और इसको बेहतर करने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है। लेकिन क्या वो कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहें कि क्या वो कोशिशें धरातल पर दिखाई दे रही है कि उसका फायदा हो रहा हो? खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। रवि जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कैश वाउचर स्कीम जिस तरह से लाई गई है, क्या वाकई आपको लगता है कि इस कैश वाउचर स्कीम के जरिए एक जो फ्लो मार्केट में आना चाहिए वो आएगा, इससे बजाय लोगों को कैश देकर एक वाउचर स्कीम जो चलाई है इसका फायदा होगा क्या? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जितने लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उनको कुछ कैश वाउचर टैक्स में बेनिफिट के लिए दिए जाते हैं, और आप बिलीव करिए कि वो लोगों का अगर 5,000 का वाउचर होता है तो वो 5,000 के वाउचर में कुछ बचता नहीं है, वो लोग पूरा का पूरा वाउचर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से पहली बार सरकार जिस तरीके से ये वाउचर स्कीम लेकर आई है उससे एक तरीके से इकोनॉमी में पैसा रहेगा। बस आपके पास वाउचर है तो आप उसको कैश कराएंगे ही, क्योंकि आपके पास ये होगा कि अगर उस वाउचर को कैश नहीं कराते तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक लालच बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं से एक एक्शन रिएक्ट करेगा इकोनॉमी पे, और उसका एक फायदा सीधा सीधा यहाँ पर एक्सपेंसेस या स्पेंडिंग में मिलेगा। क्योंकि आप समझिए, अगर कैश दिया जाता तो लोग पैसे खर्च करना कम चाहते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखिए कि अगर किसी को कैश वाउचर, जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा, एक फूड एजेंसी का आप ले लीजिए, जैसे स्विगी आजकल चलता है, आप उसका कैश वाउचर आप डाल दीजिए, 100 रुपए का कैश वाउचर है, आपको ऑर्डर खाना ना भी करना हो तो आप उस कैश वाउचर को कैश कराने के लिए आप 100 रुपए का खाने का ऑर्डर जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं से साइकोलॉजी को चेंज, और यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि लोग स्पेंडिंग करें। जैसा मुकेश जी ने कहा, तो मैं मुकेश जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर स्टेप इस तरीके के उठाए गए, ये छोटे छोटे स्टेप जो है वो आगे बढ़ के काफी जो है वो इकोनॉमी में रिएक्शन देर में दिखाई देगा, लेकिन दिखाई जरूर देगा। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ और भी यहाँ पर, नेहा जी बस 1 मिनट और लूंगा। आप ऑटो इंडस्ट्री का एक एग्जांपल देख लीजिए कि अप्रैल से लेकर के मई और जून तक ऑटो इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद आप मारुति के शेयर, मारुति के स्टॉक की वैल्यू आज देखिए तो आपको आज हाई के पास दिखाई देगा, यानी कि उसमें एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। लोग अब जो एक कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पर जो है वो साधनों का इस्तेमाल करते थे, अब प्राइवेट व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ पर छोटी जो गाड़ियां हैं उनकी सेल्स बढ़ी है, और वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कम से कम 10% तक, अब इस महीने, खासतौर से इस महीने का कंपैरिजन करें जो फेस्टिवल सीजन है, तो आपको 10% से 5% के बीच में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो आपको ये डेटा दिखा रहा है कि लोगों का अब स्पेंडिंग की तरफ
जो है रुझान बढ़ने लगा है। तो लेकिन सर क्या नहीं लगता कि स्पेंडिंग की बजाय पहले लोगों के पास कामकाज होना चाहिए ताकि उनके पास कम से कम पैसा आए? तो लेकिन ये तो चलो सरकारी नौकरी वालों का हो गया कि भाई उन्हें कैश वाउचर स्कीम दे दी जाएगी। हालांकि इसे अनुसरण करने का निजी क्षेत्र में भी सरकार कोशिश कर रही है कि इसको निजी क्षेत्र में भी लाया जाए। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है कि पहले लोगों के पास रोजगार तो हो, पहले लोगों के पास नौकरी तो हो, पहले लोगों का कामकाज तो चले, उनके पास पैसा तो आए, उसके बाद नहीं लगता कि लोग स्पेंडिंग की तरफ जाएंगे? डॉक्टर रवि। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज को समझिए कि अगर लोग स्पेंडिंग करेंगे, डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आज ही कुछ दिन पहले आरबीआई ने जिस तरीके से अभी डेटा बोला था, उसमें बोला कि फूड प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन कोरोना की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। और ये डेटा भी दिखाता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ यहाँ पर बढ़ी है। तो सेम डिमांड और सप्लाई, अगर एक सरकारी आदमी स्पेंडिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइवेट वालों को ऑलरेडी वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, तो उससे जो बिजनेस ग्रोथ होगी उससे प्राइवेट वालों को जॉब मिलेगी। क्योंकि अगर स्पेंडिंग बंद हो जाएगी तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नेहा जी। ठीक है, अभिषेक राजाराम जी कुछ कहना चाह रहे, पहले उनसे सुन लेते हैं, फिर प्रदीप जी का रुख करेंगे। अभिषेक जी। जो मेरे दोस्त डॉक्टर रवि जी कह रहे हैं कि अगर ये कैश वाउचर है और ये कैश वाउचर अगर खर्च नहीं करते तो डूब जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी का हिस्सा होता है, C2C में जो डाला जाता है, ये वो नहीं है। ये फेस्टिवल एडवांस है, 10,000 रुपए का ये रुपए कार्ड आपको मिलेगा। आपने खर्च करा तो एडवांस के शेप में अगले 10 महीने में रिकवर होगा, नहीं करोगे तो वो कभी भी रिकवर नहीं होगा। इसलिए कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ये फोर्स वाली बात नहीं है कि खराब हो जाएगा। ये एडवांस है, आपकी इच्छा है, बेसिकली एक लोन है जो 10 महीने का, क्योंकि 12 महीने से कम का लोन को एडवांस बोला जाता है। दूसरी चीज, जहां तक कार की सेल की बात है, तो ये कल की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था, कार का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 56% गिर गया है और ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर भी 52% गिरा हुआ है और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चर भी 51.5% गिर गया है। अरे 50% तो पिछले साल मंदी में थे, तब उससे भी 50% नीचे चले गए हैं। अब कितने बिकवाओगे? शेयर मार्केट में रेट बढ़ने से क्या कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी? जब मैन्युफैक्चर ही 50% कर रहे हैं तो कहां से सेल हो रही है? एमएसएमईज को जब तक बेनिफिट नहीं दोगे, एमनेस्टी स्कीम नहीं दोगे, आईटीसी का बेनिफिट नहीं दोगे, तब तक ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यहाँ पर सिर्फ दो तरह से ऊपर आ सकती है। एक एग्रीकल्चर ऊपर लेकर आए, दूसरा एमएसएमई सेक्टर इसको पुश दे। अगर एमएसएमई सेक्टर को कुछ नहीं मिलेगा, पिछले साल 1,40,000 करोड़ रुपए का बड़े कॉर्पोरेट्स को कॉर्पोरेट टैक्स में बेनिफिट दे दिया, एमएसएमई को नहीं मिला। एमएसएमई को पैसा दे दो, ये इकोनॉमी को ऊपर वापस ले आएंगे। ठीक है। प्रदीप गुप्ता जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक राजाराम जी कर रहे थे, क्या वाकई आपको भी लगता है कि एमएसएमई में अगर बूस्ट आएगा तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पटरी पर लौटेगी? देखिए नेहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजाराम जी, एमएसएमई को बूस्ट देना पड़ेगा। परंतु मेरी एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, केवल एमएसएमई से देश नहीं चलता। देश के अंदर 60% असंगठित क्षेत्र हैं जहां जिनको इग्नोर नहीं कर सकते हम। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, हमें गाड़ी चलाने के लिए सारे टायरों में हवा पूरी चाहिए, सारे टायर में हवा होगी तभी गाड़ी चलेगी। आज जो अर्थव्यवस्था हमारी डामाडोल हो रही है, केवल सरकार की पॉलिसियां ही नहीं जिम्मेदार है, कोरोना जिम्मेदार है। कोरोना का डर है, कोरोना के अंतर्गत सरकार की पॉलिसियां बहुत खराब रही है, कुछ सेक्टर बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं। तो सरकार को सब सेक्टरों में ध्यान देना पड़ेगा और पैसे का फ्लो जो देना पड़ेगा सरकार में, जहां पर ज्यादा आवश्यकता है वहां पर ज्यादा पैसा देना है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारे एमएसएमई हो, चाहे हमारे और लोग और जो उसमें नहीं आ पाते। जो अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं, आज भी हमारे जो छोटी छोटी जगह में होते हैं। तो सरकार को बूस्टर डोज देनी पड़ेगी, सरकार को पैसा मुहैया कराना पड़ेगा बहुत कम रेट पर। कैसे और राहत दी जा सकती है प्रदीप जी? देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खराब हो गया बिल्कुल। आज जो मैं कहता हूँ, जो भी हमारी कॉस्मेटिक का हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री खत्म हो गई है, काफी इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। जो भी हमारे लग्जरी आइटम है, चाहे वो कार के हो, चाहे वो हमारे बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम हो, चाहे हमारे जिम के उद्योग हो, चाहे हमारे स्कूल हो, मतलब कई सारी इंडस्ट्री ऐसी बिल्कुल खत्म हो रही है। तो सरकार अगर वहां ध्यान नहीं देगी तो हमारे देश में हाहाकार मच जाएगा। आज सरकार को ऐसे सेक्टरों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जिन पर ज्यादा विपत्ति आई है उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए। ऐसा सरकार को वर्गीकरण करना पड़ेगा, सरकार को भेदभाव करना पड़ेगा, सरकार को जहां पर आवश्यकता है, क्योंकि तभी वहां रोजगार बढ़ेगा। अभी दूसरी बात यह है कि कोरोना का डर है, कोरोना के अंदर डर खत्म होता जा रहा है,
स्थिति सुधर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार की जो कोशिश है, तो सरकार ने फेस्टिवल एडवांस दिया, देखिए उसमें मैं सरकार की तारीफ करूंगा। सरकार छोटे छोटे काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार के सारे काम हम आज सोच रहे हैं कि सब सही हो जाएंगे, एकदम सही नहीं हो सकते। आज जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है, जो लोगों में दहशत है अभी कोरोना की, उस दहशत को कम होने में टाइम लग रहा है। तो सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं सब तरफ है। आज सरकार की पूरी आलोचना नहीं कर सकते। सरकार जो दिखावा करती है कि सरकार, राज्य सरकार का भी इसमें योगदान मान रही है, सरकार ने जो पहले पैकेज दिया, तो व्यापारी को कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का दिखावा ज्यादा लगता है। दिखावा ज्यादा नहीं होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए। और व्यापार की सुगमता के लिए हमने पहले भी कहा था, पहले भी हमने आवाज उठाई थी कि आज सरकार को सहजीकरण करना चाहिए। व्यापारी के साथ में जो व्यवहार होना चाहिए, चाहे ब्यूरोक्रेट्स का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सेल टैक्स का हो, चाहे हमारे डीएम का हो, हर जगह जगह इनके व्यवहार बहुत सकारात्मक होने चाहिए। इनके जो व्यवहार है, जो जिस प्रकार से हमने बंदी कर रखी है, आज 9 बजे के बाद में दुकानें बंद हो जाती है सब जगह, सरकार को खोल देना चाहिए पूरी तरीके से आज। क्योंकि 9 बजे के बाद में रेस्टोरेंट वाले भी व्यापारी डूब रहे हैं, उनका रेस्टोरेंट चल नहीं पाता। तो सरकार को कहीं ना कहीं बहुत देर सरकार कर चुकी है। सरकार को पूरी तरीके से लॉकडाउन हटा देना चाहिए, हर तरीके से। ठीक है मुकेश मोहन गुप्ता जी, ये जो थोड़े बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं, पाबंदियां हैं, क्या इसको भी हटा देना चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप गुप्ता जी कर रहे थे? नेहा जी देखो, आपने ना बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था। मैं भी ये सोच रहा था कि ये सवाल आना चाहिए। आपने प्रदीप जी से पूछा कि भाई आप बताइए, आप कह रहे हैं अगर ये प्रॉब्लम है तो सरकार को क्या करना चाहिए। तो प्रदीप जी के से मैं बड़ी इज्जत के साथ कहता हूं, और जो हमारे दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी मैं कहता हूं कि भाई आप अगर बता सकते हैं सरकार को कि क्या करना चाहिए, अगर आप ये कहें कि साहब सरकार सब्सिडी दे दे, पैसा दे दे, वो तो देखिए पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा। आप सॉल्यूशन बताइए ना कि क्या चाहिए, कैसे बेहतर पटरी पर लाया जा सकता है। मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कोई सॉल्यूशन तो बताया नहीं। बिल्कुल, जो सॉल्यूशन जो सरकार को समझ आ रहा है वो बहुत सारी, जैसे राजा राम जी ने कहा कि भाई एमनेस्टी स्कीम थी इसलिए जीएसटी ज्यादा आ गया। हाँ। इसका मतलब सरकार जो लाई थी, हाँ। एमनेस्टी स्कीम भी लाई थी पिछले 4-5 महीने में। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई अभी आपके पास पैसा नहीं है, बाद में दे देना। बिल्कुल। अगर हमने एमनेस्टी स्कीम के द्वारा भी अगर ये जीएसटी अब कलेक्ट जो पेमेंट किया सितंबर में, इसका मतलब ये हुआ कि अब लोगों के पास पैसा तो आना शुरू हुआ है, उन्होंने दिया तो है। और जो जीएसटी की जो बात बता रहे थे वो 32,000, फिर 62,000, फिर 90,000, फिर 87,000 करोड़, फिर 86 करोड़। और ये जो अगस्त सितंबर में वो कह रहे हैं कि एमनेस्टी से आया, ऐसा नहीं हुआ। अगस्त में तो बल्कि और थोड़ा कम हुआ था, 2,000 करोड़। एक बात और, जो कोरोना की आपने बात की भाई क्या सारा खोल देना चाहिए, देखिए सरकार को सारा खोल के तो उनका कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन तो सरकार है, जब शुरू हुआ था कोरोना तब हमारे यहाँ क्या बात होती थी कि हिंदुस्तान में तो ऐसा होगा, ना हॉस्पिटल मिलेंगे, ना आईसीयू मिलेगा, ना बेड मिलेगा, ना वेंटिलेटर मिलेगी, लोग सड़कों पर पड़े हुए मरे हुए मिलेंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ? सरकार मैं समझता हूँ कि हर फ्रंट पे काम कर रही है। कोरोना के मद्देनजर भी बहुत कदम उठाए गए हैं सर, और ये भी हमारे सामने देखने के लिए मिला है कि एक वक्त था कि यहाँ पर कितने टाइम बाद एक कोरोना पेशेंट की रिपोर्ट सामने आती थी, और आज हर दिन तकरीबन 10 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। तो ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में कोरोना के लिए जो काम हुए हैं और इकोनॉमी के लिए भी धीरे धीरे हो रहे हैं, और जो रवि जी ने कहा, मैं उनकी बात से 100% मैंने खुद देखा है। जो 2 व्हीलर, मैं आपके एक प्रोग्राम में और भी बात कर रहा था, देखिए आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि सभी अभी जो डिलीवरी है वो होम डिलीवरी पे हम आ गए। जो पहले जो लोग नहीं करते थे वो भी अब सामान मंगा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो बहुत सारी कंपनी है वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत होगा। हाँ। और जब एम्प्लॉयमेंट होगा उनको 2 व्हीलर चाहिए। जो लोग अभी मेट्रो से, बस से सफर करते थे, वो शायद कोरोना के डर की वजह से कहेंगे कि भाई चलो अगर हम गाड़ी लेते, चाहे लोन पर ले लें या हम 2 व्हीलर से लें। मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर्स में भी बहुत सारी हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो रिपोर्ट लेकिन सर उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या आपको लगता है कि जो पाबंदियां हैं थोड़ी बहुत रह गई हैं, उसे भी हटा देना चाहिए? आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल एकदम से नहीं हटाना चाहिए। जिस तरह से धीरे धीरे हट रही है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक। अब जैसे उन्होंने कहा पिक्चर हॉल हम शुरू करेंगे। हाँ। अभी अगर शुरू में अगर वो कहते हैं तो 2 महीने से हो रहा था कि भाई पिक्चर हॉल शुरू कर दें। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखिए जैसे प्रदीप जी ने कहा कि भाई कम पर इंटरेस्ट पर पैसा दिया जाए। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने है, हाँ। उन्होंने जो 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पहले चल रही थी 31 मार्च 2020 तक, अभी 2 दिन पहले ही उसको 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। और खास बात उसमें यह है कि अब ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए भी ये 2% की छूट दे दी गई है 1 करोड़ तक के लोन के लिए। ऐसा नहीं है
कि सरकार नहीं कर रही, छोटे छोटे कदम उठा रही है। और मैं समझता हूँ कि एकदम कोई बड़ा ऐसा कदम उठाना कि भाई सबको हाँ बिल्कुल, बड़ा कदम एकदम ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी हिलाए और आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ जाएगी। गई भी धीरे धीरे है और आएगी भी धीरे धीरे। वाकई इससे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक नजरिए के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर रवि सिंह जी कि क्या आपको लगता है कि जो मजदूर का पलायन हुआ था सर, वो अपने गांव चले गए, अपने वापस घर चले गए, वजह वही थी कि कोरोना के मद्देनजर उन्हें ये डर सता रहा था कि पता नहीं कितने दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, उनका कामकाज फिर से चल पाएगा नहीं चल पाएगा, उनके सामने रोजी रोटी का संकट हो जाएगा। जिस स्थिति में वो वापस अपने शहर, अपने घर, अपने गांव गए, क्या वाकई आपको लगता है कि उन्हें वापस लाने की पहल भी अब सरकार को करनी चाहिए? क्योंकि अगर फैक्ट्रियां फिर से चालू करनी है, कारखाने फिर से चालू करने हैं, छोटे उद्योग अगर फिर से चालू करने हैं तो उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और वो कहीं ना कहीं एक देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उनको वापस लाने का काम भी यहाँ पर करना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बिना उनके तो इकोनॉमी में और खास तौर से एसएमई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं चल सकती, ये क्लियर कट एक फैक्ट है। और खास तौर से उसकी वजह से कई इंडस्ट्री यहाँ पर इम्पैक्ट होगी, जिसमें सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। आप अभी फिलहाल जो अभी सिचुएशन है उसमें देखा जाए तो लगभग एक जो अमूमन आंकड़ा है तो उसके हिसाब से 20% लोग जो है वो वापस से अपनी जगहों को मूव कर चुके हैं, यानी कि अपने घर में जहां पर थे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने पलायन किया था वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं है, गांव में उतने कारोबार नहीं है, लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो इस वजह से अभी भी जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ 20 और 30% ही लोगों के साथ चल रही है और इसी वजह से प्रोडक्शन और उतनी ज्यादा यूनिट्स यहाँ पर पब्लिश नहीं हो रहे हैं जिससे कि इकोनॉमी में एक पहिया तेजी से चल सके। और ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ यहाँ पर अभी रुकी रही तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और आगे आने वाले टाइम पे उतना डिमांड नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी तो फिलहाल सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर ये जरूर होनी चाहिए कि जिस इंडस्ट्री को लेबर इंडस्ट्री की जरूरत है उसको पूरी तरह से सपोर्ट मिले और जो ज्यादातर लोग जो वापस से इच्छुक हैं उनके लिए वापस से इस तरीके की ट्रेन या कुछ व्यवस्था की जाए जिससे कि वो लोग जहाँ पे शहरों में जो काम करते थे उन लोगों को लाया जा सके। फिलहाल अभी लोगों का डर है, इस वजह से शायद थोड़ा सा लोग यहाँ पर अभी कतरा रहे हैं, लेकिन उसको वहाँ का लोकल जो मैनेजमेंट है वो शायद अगर सपोर्ट देगा तो शायद पूरी तरह से लोग वहां से बिल्कुल प्रदीप गुप्ता जी से बेहतर तरीके से शायद ही कोई बता पाए यहाँ पे कि रियल एस्टेट जो है वो मजदूरों के जाने से कितने ज्यादा प्रभावित हुई है और क्या वाकई आपको लगता है कि अब उनका आना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अगर रियल एस्टेट में बूस्ट लाना है तो मजदूरों का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर बड़े महानगरों में, क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कि सर पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहेगा, कब तक कोरोना का कहर चलता रहेगा और उनकी जो जनजीवन है वो कब तक प्रभावित रहता रहेगा। लेकिन ऐसे में जब एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, लोग उसमें जुटे हुए हैं, कोरोना के मद्देनजर पूरे प्रिकॉशंस के साथ लोग अपने कामकाज पर लौट रहे हैं, तो मजदूरों में आत्मविश्वास पैदा करना यहाँ कितना जरूरी है? प्रदीप जी देखिए नेहा जी, पहले तो जो मजदूर वापस गए थे, मजदूर कोई विदेश तो गए नहीं थे, इंडिया में थे, जगह जगह थे और मजदूर 70-80% मजदूर वापस आ गए हैं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, जहाँ भी रियल एस्टेट सेक्टर है जिस जगह भी है, मैं शहर की बात करूँ चाहे मुंबई की बात करूँ चाहे पूना की बात करूँ, केवल पलायन जो हुआ था एनसी से ज्यादा हुआ था। और एनसी में जो 12 लाख मकान थे हमारे, देखिए एक तो मैं एक बात में और कहूँगा सरकार की, एक बात में तारीफ करना चाहूंगा, सरकार ने तो ब्याज के रेट कम करे, जो हमने बार बार पहले बात उठाई थी, ब्याज के रेट कम होने से क्या हुआ कि रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा आना शुरू हुआ है, लोगों ने मकान लेने का अपना एक मतलब लोगों का जो सेंटीमेंट है वो सही हो रहे हैं, तो लोग मकान ले रहे हैं, परंतु जो मकान ज्यादा बन चुके थे तो मकान खत्म होने शुरू हो गए। दूसरी बात है मजदूर अपनी जगह पर काफी मजदूर वापस आ गए। ऐसा नहीं है कि मजदूर को सरकार ने कोशिश नहीं करी है, मजदूर को जब उसे वहां रोजगार नहीं मिला गाँव के अंदर तो अपने आप आ रहा है। ऐसा आज ऐसी स्थिति खराब नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार इस समय खासतौर से जो डर है रियल एस्टेट सेक्टर को, जैसे हम एनजीटी आ जाएगी 2 महीने काम बंद हो जाएगी, सरकार को कहीं ना कहीं ब्याज देनी पड़ेगी,
हर चीज को देने के किस लिए। तरह के रियायत, दूसरे- वही प्रदीप जी मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मेरी- आप मेरी कारोबार बात है, है। आप कारोबारी नहीं। है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर कहाँ राहत देने की जरूरत है, कैसी राहत की आप बात कर रहे हैं बार बार। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हमने हाँ। मांग करी थी सरकार को, हमने पत्र लिखा था कि आप इस समय जीएसटी जो 12% देते हो नए मकानों पर, उसको कुछ समय के लिए बंद कर दो, आप रजिस्ट्री रेट कम कर दो, आप रजिस्ट्री के रेट आपके 7% है। भाई सरकार बहुत ज्यादा पैसा कमाती है रियल एस्टेट से, और रियल एस्टेट सेक्टर बहुत जान है इंडिया, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा तो सब कुछ चलेगा, तो इसको और पुश की आवश्यकता है। सरकार चाहती है, सरकार रियल एस्टेट सेक्टर जो फ्लैट हम बनाते हैं, मैं खुद से बनाता हूँ, मुझे पता है कि उसके अंदर कम से कम 30% पैसा सरकार पे जाता है। भाई 7% रजिस्ट्री, 1% TDS जा रहा है, इसके अलावा इनकम टैक्स जा रहा है 30%, तो आधा पैसा सरकार हमारी जितना हम कमा नहीं पाते उससे कई गुना ज्यादा सरकार ले लेती है। तो सरकार ऐसे मौके पर रियायत दे सकती है, ठीक है। जीएसटी को कुछ समय के लिए रोक सकती ठीक है, है। रजिस्ट्री रेट कम कर सकती है। ठीक है अभिषेक तो जी, मतलब कहीं ना अभिषेक कहीं- जी आप प्रदीप गुप्ता जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। देखिए रियल एस्टेट हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और ऐसे में जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अगर कैटेगराइज करें तो रियल एस्टेट में बूस्ट लाना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस बात का जिक्र प्रदीप गुप्ता जी कर रहे थे, क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह की राहत की उम्मीद की जानी चाहिए कारोबारियों के जरिए और देनी चाहिए सरकार की तरफ से? वही बात मैं कह रहा हूँ कि बार बार इस सरकार का हेडलाइन मैनेजमेंट और ऑप्टिक्स बड़ा खराब है। हाँ। ये ऐसी रोजी पिक्चर दिखा देते हैं कि आदमी को लगता है कि सब कुछ ठीक है। जैसे रियल एस्टेट में 1% और 5% चार्जेस लगा दिए टैक्स रेट, आदमी को लगता है जी 1% 5% बहुत कम रेट है, जबकि एक्चुअल में ये कंपोजिशन स्कीम है जिसमें कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और एकलौता ऐसा सेक्टर है जहां फोर्सफुली कंपोजिशन स्कीम है, आईटीसी का बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को नहीं मिलता। ऐसा कैसा बिजनेस है कि जिसमें आपको जो इनपुट खरीद रहे हो उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा? हाँ। ये तो सरासर धोखाधड़ी है एक पूरे सेक्टर के साथ। ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप लैंड पर टैक्स नहीं लगा सकते बिकॉज उस पर स्टैंप ड्यूटी है, लेकिन एक नोशनल एक्सपेंडिचर 1/3 लैंड का देकर अननेसेसरीली लैंड पर घुमाकर टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि लैंड पर स्टैंप ड्यूटी ऑलरेडी लग रही है। तो ये जो सरकार है ये रियल एस्टेट सेक्टर के साथ बहुत गलत काम कर रही है। ये दो मेजर प्रॉब्लम है रियल एस्टेट सेक्टर के टैक्सेशन को लेकर। बाकी चीजों पर मेरे दोस्त प्रदीप गुप्ता जी गुप्ता जी ने बोला कि सजेशन नहीं देते। सजेशन तो 20 दे देंगे हम, सरकार सुने तब ना। आपने टीडीएस के रेट कम करे, लेकिन टीडीएस के रेट करने से मॉनेटरी लिक्विडिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा तो एडवांस टैक्स ज्यादा पे करूंगा। तो आपको टैक्स के रेट कम करने चाहिए थे, ना कि टीडीएस के रेट। टीडीएस के रेट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाते। आपने कह दिया कि वोकल फॉर लोकल, आप इंडिया का टॉय खरीदो। अरे टॉय कह देने से खरीद थोड़ी लेगा, टॉय के लिए कोई इंडस्ट्री सेटअप आपने बताया, कोई इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आए, कोई आपने लैंड बैंक मार्क करा, कहीं पर आपने ठीक है, कैपिटल। चलिए इसी बात का आप जिक्र करते हैं क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही थी प्रधानमंत्री की तरफ से। ठीक है अभिषेक जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक और बात, जब तक इंटरेस्ट सब्सिडी और लैंड सब्सिडी नहीं दी जाएगी, प्लस एमएसएमई के लिए जो लेट फीस है वो 500 रुपीज पर 100% इनको कैप कर देनी चाहिए। अननेसेसरी कई का 1000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है लेट फीस में, ये बहुत गलत है। प्लस आपने कहा था कि फॉरेन से क्लाइंट्स आएंगे, जो चाइना से कंपनी मूव कर रही है वो बांग्लादेश वियतनाम पहुंच गई, रशिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंडिया में लैंड बैंक मार्क करा था। कब आएंगी वो कंपनियां? जब कोरोना खत्म हो जाएगा, जब सब जगह इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। रेड टेपिज्म इंडिया में खत्म ही नहीं होता। ठीक है सर, इसमें भी हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। मैं चाहती हूँ कि सभी जो गेस्ट हैं उनसे छोटे छोटे से रिएक्शन में ले लूं, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर रवि सिंह जी, जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक राजाराम जी कर रहे थे, क्या वाकई आपको लगता है कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है, सरकार की तरफ से की जाती है, उसके लिए 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात की जाती है, वो दिया जाता है, लेकिन क्या उसका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है? पहली बात। और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक जी ने कहा कि सरकार की कोशिश यही थी और इस बात को बार बार कहा जा रहा था कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो भारत में आके निवेश करेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। न सिर्फ बेहतर होगी बल्कि लोग जो हैं उनको भी रोजगार मिल पाएगा, और हम वो तमाम सहूलियतें देने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की कंपनियों को भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यहाँ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। सर कहाँ है वो कंपनियाँ, क्यों इन्वेस्ट भारत में नहीं कर पा रही है? जबकि अभी तक तो ये भी पता चल रहा है कि जो प्रोसीजर है वो आगे चलता जा रहा है, वो तो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर अपने आप में एक सवाल खड़ा नहीं होता है क्या डॉक्टर रवि सिंह?
देखिए नेहा जी, पहले आपने जो पूछा मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से सरकार अभी स्टेप उठा रही है और धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप उठा रही है, उसका रिएक्शन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो सामंजस्य बिठाकर रखना होगा, थोड़ा सा खुद को भी संतुष्टि रखनी नहीं होगी। सर, ये सरकार की नीतियों की वजह से है कि अर्थव्यवस्था कुछ हद तक बेहतर हुई है, या फिर यूं कहें कि जब आर्थिक गतिविधियां सब चीजें चालू हो ही गई है, आपने पूरी तरह से देश को ओपन कर ही दिया है, तब तो फिर चीजें अपने आप धीरे धीरे पटरी पर आएगी। देखिए, जब वापस से लोगों ने जिस तरीके से वापस से स्पेंडिंग स्टार्ट की है और उसकी वजह से अगर यहाँ पर जीडीपी वापस से पटरी की तरफ आती है, तो अब इसलिए है कि उस पर सरकार, क्योंकि जिसकी सरकार है उसी का रोल माना जाएगा। हालांकि ये सबके सपोर्ट से ही होता है। यहाँ पर सरकार के कुछ स्टेप अच्छे रहे हैं, कुछ स्टेप बुरे रहे हैं, कुछ का रिएक्शन दिखा है, कुछ का रिएक्शन नहीं दिखा, लेकिन इंडिविजुअल आदमी की सोच भी यहाँ पर बदली है लॉकडाउन के बाद, और शायद उसका रिएक्शन यहाँ पर जीडीपी में जरूर देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ आपने जो बोला कि बाहर की कंपनी, देखिए सरकार ने 23 लाख छोटी और बड़ी मझोली इंडस्ट्रीज को ओपन किया था बाहर के विदेशी मार्केट के लिए कि आप यहाँ पर आइए, हम आपको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइड करेंगे। और वो प्रोसेस ऐसा नहीं होता नेहा जी कि 2 दिन में या 2 महीने में खत्म हो जाए, वो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा और वो काफी हद तक पॉजिटिव होगा। एक सजेशन मैं बस यहाँ पे सरकार को देना चाहता हूँ कि सरकार जिस तरीके से इंडस्ट्री को चलाना चाहती, इन्फ्लेशन कम करना चाहती, तो बहुत से यहाँ पर अभिषेक जी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, मुकेश जी ने भी अच्छा सजेशन दिया कि कुछ टैक्सेस में रियायत करी जा सकती, लेकिन एक जो सबसे बड़ी रियायत की जा सकती वो सबसे पहले है कि यहाँ पर आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइस, बिल्कुल मैं इसी पे आने वाली थी सर कि पेट्रोल और डीजल के अगर दाम घटेंगे तो क्या नहीं लगता कि खाद्य पदार्थों के वस्तुओं के भी दाम घटेंगे, सब्जियों के भी दाम घटेंगे और माल ढुलाई भी इससे कम होगी, तो जाहिर तौर पे कुछ हद तक लोगों को राहत मिलेगी। जिनके पास पैसा नहीं है वो कम से कम पैसे में ही अपना गुजर बसर कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। लेकिन एक सवाल मेरा मुकेश मोहन गुप्ता जी से है सर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त में चीन से आयात में 2.1% की गिरावट आई है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात की जा रही थी सर, भले ही मांग में कमी आई हो लेकिन आयात में भी कमी आई है, यानी कि कुछ हद तक देश में कोशिशें की जा रही है कि जो मांग है उसे देश में ही पूरा किया जा सके, यानी कि देसी चीजों से, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो भारत निर्मित चीजें हैं उनसे ही जो मांग है वो पूरी की जा सके। तो ये भी एक अच्छा कदम कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। नेहा जी देखिए, मैं ऐसे समझता हूँ कि कई बार ना हमें नॉलेज भी नहीं होती कि जो सरकार कदम उठा रही है उन सभी की। जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें एक पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया गया है। अब वहां पर ये कर दिया गया है कि जो हमारी लोकली जो इंडिया की जो चीजें बनी हुई हैं वही अधिक से अधिक परचेज की जाएंगी सरकार के द्वारा। अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि अभी इतना समय शायद नहीं है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये चेंज हुए हैं कि अब सरकार ने कहा है कि जब भी वो परचेज करेंगे तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के जो आइटम है जो हम यहाँ इंडिया में खुद बना रहे हैं उनको बहुत बड़ा प्रेफरेंस दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड आइटम। ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सरकार ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं देखिए, या जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि भाई भारत का हर व्यक्ति अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाए। आपने बात की जो मजदूरों की बात, सरकार एक स्कीम लेकर आई जहां पर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर निधि स्कीम लेकर आई, जहां उन्होंने कहा कि भाई आप अगर एक ठेला रेडी लगाते हैं तो आप ले लीजिए 10,000 रुपए का लोन, और वहां पर सब्सिडी कितनी दी सरकार ने, 7% की इंटरेस्ट में सब्सिडी दे दी सरकार ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मजदूर हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि कभी आने में उनको जो 20% रह गए हैं, अगर यहाँ पर नौकरी उनको नहीं मिल रही है या वहां पर उनके आसपास के इलाके में कोई नौकरी वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो शायद वो आत्मनिर्भर इस वे में हो सकते हैं कि वो अपना कोई कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल सरकार देखिए कोशिश अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन अभिषेक सवाल इस बात को लेकर है कि अब क्योंकि एक बहुत छोटा सा कमेंट दीजिएगा कि अब क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर रवि सिंह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करनी चाहिए जिससे कि कुछ हद तक महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, इससे राहत मिलेगी लोगों को। इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले जब जीएसटी लाए गए थे तब ये कहा गया था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि 1 साल में जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले आएंगे। हाँ।
3.5 साल हो गए, क्यों नहीं लाते? इसके लिए किसका इंतजार है? आपका ही प्रॉमिस था ना कि 1 साल में ले आएंगे, क्यों नहीं लाए? ले आइए। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, इसको डाइल्यूट कीजिए, उसमें टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बेनिफिट दीजिए, देखिए कितनी चीजें सस्ती हो जाती हैं। और जहां तक बात है कि चाइना से इंपोर्ट हमारा कम हो गया, जब आप देख रहे हैं नंबर जो कल आए हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन ही 50% कम हो गया तो इंपोर्ट भी तो 25-30% कम हो जाना चाहिए था। प्लस जहां सेल नहीं है तो ऑफकोर्स इंपोर्ट कम हो ही जाएगा। ये इतना रोजी पिक्चर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट के सपोर्टर्स की ये है कि हर चीज का ये जवाब देते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा और शॉर्ट टर्म में तकलीफें। डिमोनेटाइजेशन से लॉन्ग टर्म में सारी समस्याएं दूर होती, शॉर्ट टर्म की 50-60 दिन की तकलीफें थी। जीएसटी से शॉर्ट टर्म में सब्र तो यहाँ पे रखना ही होगा, और सब्र तो यहाँ पे रखना ही होगा। एक सकारात्मक सोच के साथ सर हमें आगे बढ़ना ही होगा। उसके अलावा और कोई आपके पास चारा भी नहीं है, हमारे पास भी कोई चारा नहीं है, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और जाहिर तौर पे मेहनत कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए या फिर पटरी पर लाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।